राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या है, फिर इसके बाद हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट को जानेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान मेथड है जिसका नाम है मिलनेस थॉम्सन मेथड। ओके, तो इससे पहले आपको बता दें कि आपको हार्मोनिक फंक्शन पढ़ने से पहले एनालिटिक फंक्शन की जानकारी और उसके बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने उसको नहीं सीखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप सीख सकते हैं। वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपना बेनिफिट कर सकें नॉलेज को इंक्रीज़ करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सीखना है हार्मोनिक फंक्शन क्या है। ये मैंने डेफिनेशन कंप्लीटनेस के लिए आपके लिए लिखी है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में इसको पहले समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हमारे पास एक एच फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है एक्स वाई, ओके, तो हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा, हार्मोनिक। इफ़ इसके पास दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्या इसके पास क्या हो, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के। ओके, मतलब एच के डेरिवेटिव्स क्या होंगे हमारे, जैसे कि डेल एच बाई डेल एक्स, डेल एच बाई डेल वाई, ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के। सेकेंड ऑर्डर के क्या होंगे, डेल टू एच ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एच ओवर डेल वाई स्क्वायर। हालांकि एक और ये भी होगा, डेल टू एच ओवर डेल एक्स डेल वाई, बट इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ना, ये कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस, ठीक है। और इसके अलावा क्या कंडीशन होनी चाहिए, एच एक्स एक्स प्लस एच वाई वाई इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। एच एक्स एक्स का मतलब वही है ये डेल टू एच ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, एच का, तो हम इसको शॉर्ट में एच एक्स एक्स भी लिखते हैं। ऐसे ही एच वाई वाई का मतलब क्या है, डेल टू एच ओवर डेल वाई स्क्वायर, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, ठीक है। और ये क्या था, डेल टू एच ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं कि पहली बात क्या, कि ये डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हो। दूसरा, इन फंक्शंस का जो सम है एच एक्स एक्स प्लस एच वाई वाई, ये वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए ऐड करने के बाद। इस इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन एच किसका, टू वेरिएबल्स का, किसी भी डोमेन में कब आपका हार्मोनिक होगा, अगर इसके पास क्या होंगे, इफ़ इट हैज़ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड इट सेटिस्फाइज दिस लाप्लास इक्वेशन। ये दो कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं। और एक बात और बताएं कि इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे हार्मोनिक फंक्शन के, तो आपको याद होगा कि आपको कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड दिखाना है। दूसरी बात, कई बार एग्जाम में सीधे डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन या व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक फंक्शन, देन आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। ओके, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसकी क्या कंडीशन है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, क्या इस लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो और कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हो और फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये रिजल्ट मैंने लिखा है, अभी मैं इसको बाद में बताती हूँ। पहले देखिए एक क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है शो दैट यू इक्वल टू दिस इज़ हार्मोनिक। आपको इसमें हार्मोनिक शो करना है। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो पहले हम देख लें कि इसमें फंक्शन हमें जो दिया है इसका नाम क्या है, u है ना। तो हमें क्या दिखाना है कि इसके डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे और कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो दोनों के लिए पहले डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो ये u है तो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करा हमने, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यू एक्स एक्स निकाला, फिर इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला। और मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स की याद ना भी हो तो देखिए इधर, जब हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2x का 2 हो गया। इस x के रेस्पेक्ट में y क्यूब को करेंगे तो वो हो जाएगा 0, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 3x स्क्वायर y को गया तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये हो गया -6x और y एज अ कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 6xy। फिर इसको हमने दोबारा जब x के रेस्पेक्ट में किया तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया डेरिवेटिव। 6xy का करेंगे तो x का हो गया 1, 6y एज इट इज़ रहा, तो ये आ गया माइनस का 6y। ओके, माइनस पहले से ही था। फिर हमने u को y के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया x का, इसका तो 0 हो गया बिकॉज y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एज अ
कांस्टेंट हीट होगा, तो 2x का 0 हो गया, वाई क्यूब का 3y² हो गया, और 3x² वाई का किया तो y का 1 और 3x² एज इट इज़ आ गया। ओके, फिर जब y के रेस्पेक्ट में इसका फिर से किया तो 6y आ गया। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोड़ा सा ये मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो हेल्प कर सकता है। ओके, तो ये डेरिवेटिव्स तो आप देखिए आ गए। अब लाप्लास इक्वेशन अगर हम पहले चेक कर लें तो u(x)(x) प्लस u(y)(y) निकालना है, तो इनको ऐड किया तो ये कैंसिल हो गए, तो हमें 0 मिल गया, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरा हमें देखना था कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखिए आप देख सकते हो ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस तो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं u हैज़ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, दिस इम्प्लाइज दैट u इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन। तो इस तरह से हमने गिवन फंक्शन u के लिए हार्मोनिक फंक्शन शो कर दिया। ध्यान रखिएगा, फंक्शन u था तो इक्वेशन क्या बनी, u(x)(x) प्लस u(y)(y). डेफिनेशन में मैंने h लिया था तो h(x)(x) प्लस h(y)(y). तो जो भी फंक्शन यहाँ पे लिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिखेंगे, जो कि कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। ओके, अब देखिए, अब एक चीज़ और इसमें बता दें थोड़ी सी, कि अगर इफ़ एफ इज़ ए एफ, और किस तरह से एफ लिखा है, u प्लस आई वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। अगर फंक्शन ही एनालिटिक है तो u और v जो होते हैं हमेशा हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि फंक्शन एनालिटिक दिया जाता है तो हमें पता ही होगा कि u और v हार्मोनिक हैं, हार्मोनिक है का मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कई बार वो कुछ कांस्टेंट दे देते हैं और कांस्टेंट को एलिमिनेट करने पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट मेनली ध्यान होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक हम कैसे शो करते हैं, वो हमने देख लिया। और रिजल्ट क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये दोनों हार्मोनिक होंगे। दोनों हार्मोनिक होने का मतलब कि जैसे u के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है ये वाली u(x)(x) प्लस u(y)(y) 0, तो v हार्मोनिक होगा मतलब v(x)(x) प्लस v(y)(y) भी 0 होगा। तो फंक्शन एनालिटिक होता है तो दोनों ही हार्मोनिक होते हैं, लेकिन दोनों हार्मोनिक हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है फंक्शन एनालिटिक हो। जैसे मैंने क्वेश्चन देखिए नीचे लिखा है, इसमें दिया है u आपको x² माइनस y² दिया है, v ये फंक्शन दिया है। इसमें कहा जा रहा है प्रूव दैट u एंड v आर हार्मोनिक, ये दोनों हार्मोनिक आएंगे, लेकिन u प्लस आई वी एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होगा, अब ये कैसे शो करेंगे हम, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसको आप सुन लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, कि एनालिटिक नहीं है तो हम कैसे शो कर सकते हैं एनालिटिक नहीं है। हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम इसमें हार्मोनिक दिखाने के लिए डेरिवेटिव्स तो निकालेंगे ही, तो आप इसमें अगर आपको दिखाना है नॉट एनालिटिक है तो आप इसमें दिखा दीजिए कि फंक्शन ये जो है u प्लस आई वी के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि हमने उसमें बताया था कि अगर फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं और डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ डेरिवेटिव्स तो कंटिन्यूस को मिल भी जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ है CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, जिनको हम कहते हैं कॉशी-रीमान इक्वेशंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिएगा, और एनालिटिक फंक्शन अगर नहीं आता तो वीडियो सुन के आप CR इक्वेशंस देख लीजिएगा क्या होती हैं। ओके, और बताइएगा कि आप इस पर कर पाए या नहीं कर पाए, कमेंट में मुझे बताइएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। बहुत ही इसमें सिंपल ही है, कुछ बहुत नया नहीं है इसमें, बस इसमें ये है कि देखिए, अगर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज़ एनालिटिक फंक्शन है, अगर ये एनालिटिक होता है तो हम वी को कहते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। मैंने भी आपको रिजल्ट क्या बताया था कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये दोनों ही हार्मोनिक होंगे, तो वी को हम कहेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। बस इसका हमने नाम के वी को क्या कह दिया कि वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का, वी का नाम बन गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि v को हम u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कह रहे हैं तो क्या u को भी v का कहेंगे। तो देखिए इसके लिए रिजल्ट क्या है, इसके लिए रिजल्ट मेरे पास ये है। पहली बात तो ये अगर f एनालिटिक है तो ये बोथ वेज ट्रू होता है, ये तो मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन तो डेफिनेशन के लिए लिख दिया, लेकिन ये बोथ वेज ट्रू होता है। पहली बात कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा u का। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, बोथ साइड। अगर एनालिटिक है देन v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा u का, लेकिन अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का देन फंक्शन होगा एनालिटिक। बोथ वेज ट्रू है, ठीक है। अब जैसे मैंने भी कहा कि u हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा कि नहीं v का, इसके लिए क्या रिजल्ट है हमारे पास। तो रिजल्ट ये है, अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का तो हम ये नहीं कहते कि u भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v का, हम क्या कहते हैं, अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का तो क्या होगा, माइनस u इज़ ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v।
हालांकि इस रिज़ल्ट का आपके कभी हम अभी यूज़ कहीं नहीं करेंगे, ये रिज़ल्ट कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का तो क्या यू भी होगा। तो रिज़ल्ट क्या कहता है कि अगर वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का तो माइनस यू इज़ ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं फिर से कहूँगी कि रिज़ल्ट जो होता है वो ये यूज़ होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालिए यू का, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, वी की, इसका मतलब वी फाइंड करना है। ओके, तो आपको ये रिज़ल्ट ध्यान रखना है, बट नॉलेज के लिए ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए 3 तरह के क्वेश्चंस उठते हैं मेनली, कि आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो। जैसे मैंने अभी कहा यहाँ पे कि आपको यू दे दिया जाएगा, कहा जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, तो या तो ये क्वेश्चन पूछा जाए, या कई बार क्या होता है यू दे देते हैं और फंक्शन पूछ लेते हैं, आप फंक्शन बताओ। जैसे आपको अगर ये मैं कह दूँ कि फंक्शन ये है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, फंक्शन दे दिया और u और v पूछ लें तो ये हमें पता है जो i के संग है वो तो v होगा, जो इधर है वो u होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बड़ी बात कब है, जब u दे दिया, अब ना ये पता ना v पता, है ना, u गिवन हो, ना तो एफ जेड पता ना v पता, तो क्या करते हैं हम, u अगर हमें दिया है तो हम क्या करें, एफ जेड निकाल लें, एफ जेड निकाल लें, और एफ जेड हमें पूरा पता चल गया तो रियल पार्ट तो u है, इसका इमेजिनरी पार्ट v पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, उसका नाम क्या है, मिलनेस थॉमसन मेथड से। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि v दे दिया जाए और एफ जेड और u पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 3 तरह के मेनली क्वेश्चन होते हैं, या तो कहेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, या कहा जाएगा u गिवन होगा फिर v पूछ लिया जाए, या u से सीधे पहले f पूछा जाए, या v दिया हो और एफ जेड पूछ लिया जाए और फिर इससे u पूछा जाए। तो इस तरह के मेनली जो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको निकालने का हालांकि और भी तरीका होता है, मैंने क्लास में भी अलग तरीके से एक डिस्कस किया था, लेकिन सबसे आसान और एकदम सिंपल जो मेथड है, जो तीनों केस में काम कर जाएगा और हर तरह की प्रॉब्लम के लिए काम कर जाएगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हमें u या v दे दिया जाए, लेकिन हर तरह की प्रॉब्लम में ये काम कर जाता है मोस्टली, वो जो मेथड है इसका नाम है मिलनेस थॉमसन मेथड, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिलनेस थॉमसन मेथड कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके केसेस हैं, क्या गिवन होगा और हमें क्या मिलेगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है और 100% आने वाला मेथड है, तो उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत आसान है। देखिए पहले हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 कौन सा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना u गिवन हो, तो हम वही ले आए मैंने केस 1, व्हेन रियल पार्ट u इज़ गिवन, जब हमें u गिवन हो और हमसे पूछ लिया जाए फंक्शन बताओ या v बताओ, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम फाइंड करते हैं डेल u बाय डेल x। जैसे u दिया है तो उसके डेरिवेटिव्स निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं फाइंड डेल u बाय डेल x, और जो वैल्यू आती है, जो फंक्शन मिलेगा ना, उसका हम नाम दे देते हैं phi1 x, y, इससे हम डिनोट करते हैं। फिर हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो हम फाइंड करते हैं डेल यू बाय डेल वाई, इसका नाम दे देते हैं हम phi2 x, y, ओके। अब हम इन दोनों में क्या करते हैं, x को z पुट करते हैं और y को 0 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, phi1 x की जगह z रखा तो यहाँ 0 रखा तो phi1 z, 0 मिल जाता है। ऐसे इसमें x को z रखा, y को 0 रखा तो क्या मिलता है, phi2 z, 0। तो phi1 एंड phi2 हमें 2 फंक्शंस मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ z, ओके। अब हमें तो एफ जेड निकालना है, तो एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर, phi1 z, 0 माइनस आई phi2 z, 0 dz प्लस सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम फंक्शन निकाल लेते हैं। अब लेकिन अगर हमसे v पूछा गया तो क्या करें, हम इसके लिए क्या करें, v फाइंड करने के लिए z की जगह पुट कर दें x प्लस आई वाई। जब z को x प्लस आई वाई कर देंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिलेंगे, उन्हें अलग अलग कर लेंगे, तो रियल पार्ट तो वही आ जाएगा u जो हमें दिया था, तो जो i के संग होगा इमेजिनरी पार्ट उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स थे, आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब मैं इसको क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम इसका बेस्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ u इज़ दिस फाइंड एफ जेड ऑल्सो फाइंड v, ठीक। तो देखिए स्टेप मैं आपको दिखाती जाती हूँ। पहला स्टेप क्या था, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स और नाम देना है phi1 x, y। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रख लेते हैं, हाँ
u के हमने ये u गिवन था, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, x के रेस्पेक्ट में किया तो 4x³ हो गया, इसका किया तो ये 12x हो जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसमें x नहीं है तो 0, तो ये आ गया, इसका नाम हमने इक्वल टू करके यहीं लिख दिया 5x, y। फिर इस u को y के रेस्पेक्ट में किया, डेल u बाई डेल y आया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इसका तो 0 हो गया, यहाँ से मिल गया 12y और x² हो गया, फिर 4 आ गया, इसका हो गया 4y³, इसका नाम दे दिया हमने 5×2xy। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए, नाम 5×1 5×2 दे दिया। अब इन दोनों में क्या करना है, हमें x को z रखना है और y को 0 रखना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, x को मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, x को z लिखा है और y को 0। तो जब हमने इस वाले में x को z और y को 0 रखा तो 5×1z, 0 क्या मिलेगा, y को 0 रखना है तो ये टर्म तो वैनिश हो गई, ये हो गया 4z³, ठीक है, मतलब 0 हो गई ये टर्म और ये आ गया 4z³। ऐसे ही दूसरे वाले में y को 0 रखें, x को z रखें, तो y को 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, तो 5×2z, 0 क्या आ गया, 0, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो किए थे इसी में हमने z और 0 पुट किया x y को, तो हमें ये दोनों मिल गए 5×1 और 5×2। अब हमें fz कैलकुलेट करना है, तो fz क्या होता है, 5×1z, 0 - i 5×2z, मतलब ये वाला पार्ट रखा हमने, पहले फॉर्मूला लिख लिया, फिर फॉर्मूले की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू ये थी, इसकी 0 थी, dz + c, तो इंटीग्रेट किया तो z³ का क्या हो गया, z⁴ 4/4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस c, तो z⁴ 4 + c, ये आपका आ गया fz, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ से हमने निकाल लिया, एक चीज़ फिर से मैं कहूँगी आपसे, जब भी आप फंक्शन निकालो आप ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना। कई बच्चे इंटीग्रेशन में गलती करते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला सही होगा तो आपको कुछ नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, अब इसमें हमसे v भी तो पूछा है, हमारा काम तो ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, बट z लिखा है तो z को हमें अलग करना है, तो z क्या होता है हमारा x + iy, तो हमने क्या किया, z की जगह रख दिया x + iy, इसकी पावर 4 + c। अब इसे सेपरेट करने के लिए देखो मैंने पूरी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं चाहती तो डायरेक्ट भी लिख सकती थी, लेकिन आपकी हेल्प के लिए इसको पूरा लिखा गया है, तो मैं आपको समझा भी देती हूँ, आप खुद एक बार करके ज़रूर देख लेना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या किया मैंने, x + i y की पावर 4 को एक्सपेंड किया। आप चाहें तो बाइनोमियल से या डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्प्लिट करके किया है। तो क्या किया मैंने, x + i y का होल स्क्वायर, इसको 2 पार्ट से ब्रेक कर लिया। अब इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो a² x² हो गया, फिर b² आता है तो i y का स्क्वायर मतलब i² - 1 तो -y² हो गया, फिर 2ab तो 2i(xy) आ गया, ठीक है। सेम चीज़ इस वाले ब्रैकेट से आ जाएगा प्लस c। अब दोनों ब्रैकेट्स का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो विदाउट i वाले टर्म्स थे वो ये आ गए, विद i के संग जो टर्म्स थे वो ये आ गए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिसमें आई नहीं था उनको अलग किया, जिसमें आई था उनको इधर रख लिया और आई को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, देखो हमें इसमें v निकालना है, तो u तो नहीं निकालना, तो आप पहली बात तो अपना ये पार्ट चेक कर लें, आपको जो u क्वेश्चन में दिया था क्या ये वही है, तो इससे आपको एक वेरीफाई हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। देखो ये मैच कर रहा है, यही u यहाँ दे रखा है और यही आपका इधर निकल के आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हमारा बिल्कुल सही है। अब ये हमारा ये जो पार्ट है हमारे पास ये हमारा v होगा, लेकिन यहाँ c बच गया है ना। अब हमारे पास फंक्शन के तो 2 ही होते हैं ना, फंक्शन तो ऐसे होता है u + iv, है ना, ऐसे तो नहीं होता कि u + iv + c, ऐसे तो नहीं होता, u + iv होता है ना। तो इसका मतलब ये c जो होगा अलग से नहीं होगा, c इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, पर u तो क्वेश्चन में गिवन था उसमें तो c नहीं था, इसका मतलब ये जो c एक्स्ट्रा बच रहा है वो कहाँ एडजस्ट होगा, v के साथ, ठीक है। ये जो c एक्स्ट्रा बच रहा है वो कहाँ एडजस्ट होगा, v के साथ, क्योंकि गिवन है u, पूछा है v, तो इस कांस्टेंट को v के साथ हमें एडजस्ट करना है। तो हमने v क्या किया है, c को हमने मान लिया ic1, तो i बाहर निकल गया, अंदर c1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस कांस्टेंट को हमने किसके साथ एडजस्ट किया, जो फंक्शन हमें फाइंड करना है, तो v फाइंड करना है ना, तो v के संग किया, क्योंकि u तो गिवन था उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, तो हमने इसको एडजस्ट किसके साथ किया, v के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट प्लस c1 ये हमारा क्या बन गया, v, तो इसीलिए v जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो हमने स्टेप्स को फॉलो करते करते पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब इसी पर बेस्ड मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। देखिए, फाइंड करना है आपको करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट। एक तो u आपको ये दिया है x³ - 3xy², दूसरे में u दिया है e⁻x cos y। दोनों के यहाँ पे मैंने आंसर दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया नहीं आया। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमने किया था जब u गिवन था और हमें v निकालना था या fz निकालना था। लेकिन अब हम आगे चलते हैं केस 2। इसमें क्या है, आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स v गिवन है। ठीक है, वहाँ पे u गिवन था या v गिवन है, तो स्टेप्स लगभग सेम है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि जैसे देखो, जब रियल पार्ट गिवन था तो हमने क्या किए थे स्टेप्स, इसके डेरिवेटिव्स निकाले थे, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा v दिया तो पहले v का x के रेस्पेक्ट में फिर v का y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये स्टेप्स यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया हमने, यहाँ x आएगा। अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी ना तो दिक्कत हो जाएगी। वो क्या है, अगर आपको v दिया है तो पहले आप y के रेस्पेक्ट में निकालोगे v का और फिर x के रेस्पेक्ट में। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे था हमारा del u by del x, ठीक है, और CR इक्वेशंस में del u by del x किसके बराबर होता है, del v by del y के, है ना। तो वहाँ पे क्या आता है, del v by del y आता है इसके सामने। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वही उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे del v अपॉन del y, फिर del v अपॉन del x। ठीक, और नोटेशन वहाँ पे हमने फाई लिया था, यहाँ साई1 ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो अपनी आसानी के लिए। तो हमने यहाँ ले लिया साई1 x, y और del v by del x को कहा साई2 x, y। ओके, अब हमने क्या किया, x को z लिया, y को 0, जैसे पिछली बार उसमें किया था फर्स्ट में, सेम काम हमने यहाँ किया। तो साई1 और साई2 मिल गए एट z, 0। अब इसके बाद देखो fz निकाला, फॉर्मूला लगभग वैसा है, बस फ़र्क कितना है, वहाँ पे हम फाई1 फाई2 लिख रहे थे, अब साई1 साई2 लिख रहे हैं। वहाँ माइनस आई लिख रहे थे या प्लस आई लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा माइनस आई, ठीक है, और लेकिन इसमें क्या आता है प्लस आई। तो ये थोड़ा सा चेंज है, ये याद रखना। दो चेंजेस देखे हमने मेनली, एक चेंज क्या देखा, यहाँ पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, दूसरा चेंज है वहाँ प्लस आई था या माइनस आई है। एक तीसरा चेंज सिंपल नोटेशन का है, वहाँ फाई ले रहे थे या साई ले रहे हैं। ओके, इसके बाद fz आने के बाद फिर वही करना है कि z की जगह x प्लस आई वाई पुट के रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमें सेपरेट कर लेना है। लेकिन ये सेपरेट करने का काम आप तभी करेंगे जब v दिया है और u पूछा है। अगर fz ही पूछा है तो आप fz तक यहाँ पे करके आपका काम खत्म हो गया। आपको ये लास्ट स्टेप उस केस में नहीं करना, जब पूछा जाए तभी करना, अदरवाइज ये वाला लास्ट स्टेप नहीं करना। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। आपसे कहा जा रहा है फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज e⁻⁻x x cos y प्लस y sin y। तो आपको इमेजिनरी पार्ट दिया है, मतलब क्या दिया है, v दिया है। ठीक है, तो v दिया है तो हम इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। तो हमने क्या स्टेप सीखे ऊपर कि पहले आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें, फिर x के रेस्पेक्ट में उधर साई1 साई2 से डिनोट करें। तो यही काम हमने यहाँ किया। देखिए, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर x के रेस्पेक्ट में। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो समझने में। क्या किया हमने, देखो y के रेस्पेक्ट में करना था तो ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एज इट इज लिख दिया। सिर्फ अंदर किया y के रेस्पेक्ट में, x से ही आ गया, cos y का हो गया माइनस साइन y। ओके, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले मैंने y को डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 1, साइन y एज इट इज रहा, प्लस y ऐसे ही आ गया और साइन y का क्या आ गया, cos y। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने साई1 x, y। फिर हमने v को x के रेस्पेक्ट में किया। अब देखिए यहाँ x से अंदर भी x है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बाहर से ही, तो क्या आएगा, e⁻⁻x को किया तो माइनस e⁻⁻x और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज़, प्लस फिर e⁻⁻x एज इट इज़, ब्रैकेट वाली टर्म को किया तो x का 1 और ये आ गया cos y, इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये नाम दे दिया हमने साई1 साई2 ब्रैकेट में x, y। अब z, 0 पुट करेंगे x y को, तो क्या आ जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे तो जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर साई2 z, 0 निकालना है, तो इसमें भी पुट करें, x को z रखा, y को 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x मिला, यहाँ से z मिला, e⁻⁻z मिला माइनस का, और यहाँ से प्लस e⁻⁻z, तो ये हमें मिल गया।
साई टू z कॉमा 0। फिर एफ जेड का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला जैसे मैंने कहा ज़रूर लिखिएगा। फॉर्मूला लिखा हमने, ध्यान रखना इस वाले केस में प्लस आई आता है। इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमें ये पार्ट मिल गया 1 माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इसको हमने शॉर्टकट वाले तरीके से किया, जो इंटीग्रेशन शॉर्टकट का मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको सुन लीजिएगा चैनल पे जाके। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। तो वो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग मुझे करना अच्छा लगता है। तो क्या किया मैंने, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज़, ये फर्स्ट एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया माइनस। अब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो -1, और इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया e की पावर माइनस जेड, और नीचे माइनस आता तो प्लस हो गया, माइनस माइनस, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके मुझे ये मिल गया, और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, तो ये हमें एफ जेड मिल गया। इसमें इसने u पूछा नहीं है तो निकाला नहीं है हमने, लेकिन निकाला जा सकता है z की जगह x प्लस आई वाई रख के। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि e की पावर माइनस जेड है तो आपको दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए इसमें u पूछा जाता तो हम क्या करते, देखिए हम लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो ये क्या बन जाता है, एफ जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ई की पावर माइनस जेड की जगह भी आ जाता है माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आई को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाता हमारे पास माइनस का तो y हो जाता और प्लस का आई एक्स हो जाता, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस आई वाई प्लस सी, ठीक है। अब देखिए हम इसमें e की पावर माइनस एक्स को तो ऐसे ही रख लें बाहर। अब इन दोनों का हाँ एक चीज़ और अभी बताऊँ, रुकिए, ये हो गया माइनस वाई प्लस आई एक्स। ई की पावर माइनस आई वाई को कैसे लिखेंगे हम, कॉस वाई माइनस आई साइन वाई, माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आता, माइनस है तो माइनस, और ये प्लस सी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कैसा आएगा। ये मैं आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं था, नहीं तो मैंने यहाँ पे कर दिया होता पहले से, लेकिन देख लीजिए आप अब देखो मल्टीप्लाई कर दे माइनस वाई का तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई कॉस वाई। पहले वो मल्टीप्लाई कर लें जब आई नहीं आएगा, तो माइनस वाई का किया तो ये आ गया। अब मैं आई एक्स का कर रही हूँ इसमें ताकि आई चला जाए, तो आई स्क्वायर -1 और माइनस प्लस, तो प्लस का एक्स साइन वाई मिल गया, एक्स साइन वाई। पहले मैंने वो किया जिनमें जो आई से फ्री रहेंगे। अब आई वाले टर्म को एक संग लिख लें एक ब्रैकेट में, तो एक्स का कॉस वाई में कर लेंगे तो एक तो एक्स कॉस वाई मिलेगा, और एक हमारा कौन सा बचा, माइनस वाई का जब साइन वाई में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये मिलेगा वाई साइन वाई, ठीक, प्लस सी। तो देखिए हमारे पास क्या मिला, e की पावर माइनस एक्स ये वाली टर्म प्लस e की पावर माइनस एक्स कैसे मल्टीप्लाई हुआ ये। तो आप देख सकते हो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी कि v जो था, देखो v हमारा यही तो था, e की पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, जो हमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो v हमारा सही आ गया। अब जैसे मैंने कहा था कि कांस्टेंट को हमें कहीं ना कहीं दोनों के संग एडजस्ट करना है, तो क्योंकि v हमें गिवन है, u हमें पूछा है ना, तो इसको हम u इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट प्लस c हमारा क्या हो गया, u, यानी कि u हमें मिल गया e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस वाई कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस सी, ठीक। इस तरह से हमें u मिल गया। अगर यही v पूछा होता, u दिया होता, तो ये c कैसे एडजस्ट होता, IC1 की तरह, मतलब c को लिख लेते IC1 और i कॉमन ले लेते, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया आपको, ठीक है। फर्स्ट या इससे पहले कुछ एग्जांपल था ना उसमें बताया था। तो इस तरह से हम इस एफ जेड से u फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्योंकि e की पावर माइनस जेड था, तो आप यहाँ अटक सकते थे कि e की पावर माइनस आई वाई को कैसे रखें। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ध्यान रखने का कि e की पावर माइनस आई वाई को लिखेंगे कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। अगर यहाँ प्लस होता तो हम लिखते कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये ध्यान रखिएगा बस। फिर तो सिंपल ही सिंप्लीफिकेशन हमने बस किया है और कुछ नहीं किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। इस पर मैंने अभी सेपरेट क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन अभी लास्ट में एक शीट में आपको दिखाऊंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको इस केस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा एक ये दे रखा है, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर दे रखा है मैंने, इसको देख लीजिएगा ज़रूर। बट हाँ इसलिए मैंने यहाँ दिया था क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है देखिए फाइंड दी रेगुलर फंक्शन एफ जेड हुज इमेजिनरी पार्ट इज दिस। तो इसमें मतलब वी तो दे रखा है, पर ये रेगुलर फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने एनालिटिक फंक्शन वाली वीडियो में बताया था कि एनालिटिक फंक्शन को ही हम रेगुलर फंक्शन कहते हैं, है ना।
तो हमसे इसने इमेजिनरी पार्ट v तो हमें गिवन है यहाँ पे, और हमसे क्या पूछा है, फंक्शन। तो मतलब ये बात हो रही है केस 2 की, ठीक है। और इसमें u नहीं पूछा है, लेकिन u अगर पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल गया। अब आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे कितने सारे केसेस हैं, तो केसेस तो मेन ये फर्स्ट एंड सेकंड ही थे। अब देखिए मैं आपको केस थर्ड और फोर्थ कराने जा रही हूँ इसी शीट पर। ये लगभग सेम है आपस में, और केस थर्ड केस फर्स्ट की तरह है, केस 4 केस 2 की तरह है, ठीक है। तो अब बात आती है जब ये केस थर्ड फर्स्ट की तरह, तो कराने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और फर्स्ट में। इसमें स्टार्टिंग का बस 1 या 2 स्टेप अलग है, बाकी सारे स्टेप सेम है। तो क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए केस फर्स्ट में आपको था कि u गिवन है ना। इस केस में आपके पास है u माइनस वी गिवन। तो कैसे समझे और कैसे ये केस फर्स्ट की जैसा बनेगा, देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमें u माइनस वी गिवन हो, और मैं आपको साथ साथ यहाँ दिखा दूँ केस 4, इसमें क्या गिवन है, u प्लस वी। तो u माइनस वी गिवन हो चाहे u प्लस वी गिवन हो, दोनों ही केसेस में देखो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। एफ जेड तो पूछा है, पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि एफ जेड क्या है, यू प्लस आई वी। तो पहले एफ जेड हमने लिखा यू प्लस आई वी। अब आई का से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर हो जाएगा आई एफ जेड, इसमें आई का करोगे तो क्या होगा आई यू, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1, तो आई यू माइनस वी, ठीक है। तो एफ जेड ये हो गया, आई एफ जेड ये हो गया, दोनों को ऐड करो तो क्या हो गया, इधर एफ जेड प्लस आई एफ जेड, इधर ऐड करो तो क्या हो जाएगा, जो विदाउट आई वाले टर्म संग हो जाएंगे, तो u और माइनस भी संग में आ गया। इन दोनों में से आई कॉमन लिया तो क्या आ गया, आई ब्रैकेट में u प्लस वी, ठीक है। इसमें से एफ जेड कॉमन ले लें तो क्या आ गया, 1 प्लस आई एफ जेड, है ना। ये वाला पार्ट ऐसे ही आ गया। इसको हमने नया नाम दे दिया कैपिटल एफ जेड, इसको नाम दे दिया कैपिटल यू, इसको नाम दे दिया कैपिटल वी। तो हमारे पास हुआ क्या, एक नया फंक्शन आ गया कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। तो ये u कुछ और है, v कुछ और होगा, है ना। u क्या है, u कैपिटल u क्या है, u माइनस वी, और ये है u प्लस वी। लेकिन फॉर्म वैसा ही बन गया जैसा कि हमने पहले किया था। पहले बस हमारे पास क्या था, ये था एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी था। अब हमारे पास ये वाला पार्ट है कैपिटल एफ में, तो पहले स्मॉल वाले थे लेटर्स थे, अब कैपिटल वाले हैं, बस इतना सा फ़र्क है। दूसरी बात, जब इसने हमसे कह दिया कि u माइनस वी गिवन है, तो u माइनस वी हमारा कैपिटल u है। इसका मतलब कि ये फंक्शन चेंज हो गया, कैपिटल में आ गया, और ये पार्ट गिवन है। तो पहले जब स्मॉल u गिवन था तो हमने क्या किया था, डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई निकाला था। अब ये कैपिटल u गिवन है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल u का डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे और कैपिटल u का डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम इस कैपिटल U के लिए निकाल रहे हैं, और कैपिटल U क्या है, U माइनस वी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा जैसे पहले हम स्मॉल u का डेरिवेटिव निकालते थे तो हमें एफ जेड मिलता था, है ना, स्मॉल एफ जेड। अब क्या होगा, जब हम कैपिटल U गिवन है तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ जेड, ठीक है। तो स्मॉल u की हेल्प से जो हम काम कर रहे थे केस 1 में, उसने हमें दिया था स्मॉल एफ जेड। यहाँ पे वही काम हम करेंगे कैपिटल u के लिए, तो ये हमें क्या देगा, कैपिटल एफ जेड। कैसे देगा पहले इसे समझ लें। तो u को डेरिवेटिव किया, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, वही नोटेशन ले ली हमने, 5 एक्स कमा वाई, 5 एक्स कमा वाई। फिर पहले की तरह ही z और 0 पुट किया तो वही आ गए। तो ये सारे स्टेप्स वैसे ही हैं, बस कैपिटल u आ गया है यहाँ पे स्मॉल की जगह। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला भी वही यूज़ किया, तो फॉर्मूला भी वही यूज़ किया तो क्या मिला, कैपिटल एफ जेड। कैपिटल क्यों मिला, क्योंकि कैपिटल एफ जेड था u प्लस आई वी, है ना। लेकिन हमारा एम क्या है निकालना, हमारा एम है निकालना स्मॉल एफ जेड, ठीक है, क्योंकि u और v की जो है वो स्मॉल u और स्मॉल v के टर्म में स्मॉल एफ जेड डिफाइंड है, हमें स्मॉल एफ जेड निकालना है। तो दोनों में रिलेशन क्या था, देखो स्मॉल एफ जेड कैसे मिला था, इनको ऐड करके मिला था ना। तो स्मॉल एफ कैपिटल एफ जेड क्या है, 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्मॉल एफ जेड है वो क्या है, कैपिटल वाले में 1 प्लस आई का डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। तो यही हम यहाँ करेंगे। तो जो इस फॉर्मूले ने हमें दिया वो तो कैपिटल एफ जेड दिया, क्योंकि कैपिटल यू की हेल्प से मिला था, लेकिन हमें तो स्मॉल निकालना है ना। तो स्मॉल एफ जेड क्या होता है, कैपिटल एफ जेड अपॉन 1 प्लस आई, ओके। तो ये हम करते हैं। अब यही मान लो हमें u प्लस वी गिवन होता, तो u प्लस वी क्या है, इसमें u प्लस वी क्या बन गया, ये वाला पार्ट v बन जाता। तो यानी कि हमें v गिवन होता, तो जब v गिवन होता था तो रूल केस 2 में हमने क्या किया था, डेल v बाई डेल वाई निकाला था, फिर डेल v बाई डेल एक्स निकाला था, लेकिन वो स्मॉल v का निकाला था। अब हम कैपिटल का करेंगे। देखो केस 4 समझ लो साथ साथ।
तो ये तो सारा वही है जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो हमारे पास u प्लस आई वी है और अब हमारे पास v गिवन है, क्योंकि यहाँ लिखा है u प्लस वी गिवन है। तो v गिवन में जैसे हम कर रहे थे डेल v बाई डेल वाई कर रहे थे या फिर डेल v बाई डेल एक्स कर रहे थे, सेम काम हम यहाँ करेंगे, बट बस कैपिटल v के लिए करेंगे। सिंबल जैसे साई वन साई टू वहाँ लिया था वैसे यहाँ लेंगे, जैसे पहले z और 0 पुट किया था वही अब करेंगे। फॉर्मूला भी सेम है, फ़र्क क्या है, कैपिटल वी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कैपिटल एफ मिलेगा, फिर कैपिटल एफ मिलेगा तो उससे हम स्मॉल एफ जेड निकाल लेंगे। कैसे, स्मॉल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड अपॉन 1 प्लस आई, जो कि ये रिलेशन था यहाँ पे जैसा ऊपर हमने आपको बताया। ठीक है, तो क्या किया इन केस 3 एंड केस 4 में क्या हो रहा है, कैपिटल यू की हेल्प से कैपिटल एफ जेड मिलेगा और उससे आपको स्मॉल एफ जेड मिलेगा, है ना। 4th में कैपिटल वी से एफ जेड मिला और फिर उससे स्मॉल एफ जेड मिला। ठीक, बस याद रखना है कैपिटल यू यहाँ पे क्या है, यू माइनस वी, और इस वाले में क्या था कि यू प्लस वी। ठीक, अब इन दोनों पर बेस मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए दोनों केसेस मैंने साथ साथ समझा दिए आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि u माइनस वी दे रखा है और फंक्शन हमसे पूछा गया है, कह रहा है एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आई वी तो इसको फाइंड करो। तो वही हमने पहला स्टेप किया। पहला स्टेप हमारे पास एक बार आप देख लीजिए क्या था इसमें कि राइट एफ जेड देन आई एफ जेड, फिर दोनों को जोड़ो। तो क्या किया हमने, वही किया, एफ जेड लिखा u प्लस आई वी, आई एफ जेड लिखा, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। तो वही इसको हमने नाम दिया था कैपिटल एफ जेड, तो वही हमने स्टेप लिख दिया, कैपिटल एफ जेड क्या था u प्लस आई वी, और u क्या है u माइनस वी, v क्या है u प्लस वी। फिर इसका मतलब हमें गिवन क्या है पहले ये देख लें, u माइनस वी, इसका मतलब हमें क्या है, ये u गिवन है। तो u गिवन में क्या कर रहे थे हम यहाँ पे स्टेप्स में डेल u बाई डेल एक्स डेल u बाई डेल वाई निकाल रहे थे। तो सेम काम हमने यहाँ किया इस u के लिए, मतलब ये जो u माइनस वी गिवन है यही हमारा क्या बन गया, कैपिटल U। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने x के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट रूल से किया है मैंने, x माइनस वाई का किया तो क्या आया 1, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1, ये वाला पार्ट एज इट इज़, प्लस x माइनस वाई एज इट इज़, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2x प्लस 4y। इसका नाम दे दिया फाई 1 x कॉमा वाई। फिर हमने इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से, उसको नाम फाई 2 दे दिया। फिर z कॉमा 0 पुट किया दोनों में हमने, तो हमें मिल गया ये वाली टर्म 3z स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, आसान है कैलकुलेशन। ठीक है, फिर एफ जेड का फॉर्मूला लगाया, जो मैंने आपको ये वही फॉर्मूला है जो हमने रूल 1 में लगाया था, केस 1 में फॉर्मूला हमने लगा दिया, वैल्यूज़ दोनों की पुट कर दी, सिंप्लीफाई होके हमारे पास एफ जेड आ गया 1 माइनस आई जेड क्यू प्लस सी। ये क्या आया, कैपिटल एफ जेड, क्यों, क्योंकि कैपिटल यू से निकाला है, लेकिन हमें तो स्मॉल एफ जेड निकालना है। तो स्मॉल एफ जेड क्या होता है, कैपिटल एफ जेड अपॉन 1 प्लस आई। तो हमने क्या किया, एफ जेड की वैल्यू ये रख दी और अपॉन कर दिया 1 प्लस आई। तो इसके नीचे भी 1 प्लस आई आ गया और सी के नीचे भी 1 प्लस आई आ गया। ठीक, अब क्योंकि नीचे आई आ रहा है, हमें इसको नीचे से आई हटाना होता है, तो क्या करें, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें। तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 माइनस आई। फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली हुई है नंबर 1 करके कॉम्प्लेक्स वन वाली, उसमें आप 1 नंबर वाली वीडियो में देखोगे कि मैंने बताया था कॉन्जुगेट किसी नंबर का क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 माइनस 2 आई, 1 1 कैंसिल हो गया और नीचे आएगा 2। जेड क्यूब एज इट इज़, सी अपॉन 1 प्लस आई है तो उसको नया नाम दे दिया हमने कांस्टेंट C1। चाहे तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे बट उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने काट दिया है। C अपॉन 1 प्लस आई एक कांस्टेंट ही है, कॉम्प्लेक्स है, तो चाहे तो इसे रैशनलाइज करें, कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ से आई चला जाए, या सीधे ही इसे एक नाम नया दे दें C1। ठीक, तो मैंने C1 लिख दिया, बाकी वो हटा दिया क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ 2 से 2 गया तो माइनस का आई जेड क्यू प्लस C1 आ गया। ठीक है, जहाँ C1 हमारा ये है। तो इस तरह से आपने फंक्शन फाइंड कर लिया। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कैपिटल U गिवन है या कैपिटल V गिवन है। कैपिटल U गिवन है तो रूल 3 हमने लगा के देख लिया, रूल 3 जो कि रूल 1 जैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है u प्लस वी दे रखा है और एफ जेड पूछा है। तो u प्लस वी दिया है तो जैसे अभी हमने किया कि एफ जेड हमने लिख लिया 1 प्लस आई एफ जेड, ये होता है। तो ये कैपिटल U और कैपिटल V, तो u प्लस वी गिवन है का मतलब v गिवन है, v गिवन है का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई वी निकालेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि मैंने आपको रूल 4 में बताया। निकाल लिया, साई 1 साई 2 नाम दे दिया, जेड और 0 पुट कर दिया जैसा केस 2 में किया था, फॉर्मूला लगा दिया, ये वही फॉर्मूला जो केस 2 में था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ये मिल गया कैपिटल एफ जेड, बट हमें तो स्मॉल एफ जेड निकालना है। तो क्या किया, इसमें 1 प्लस आई का डिवाइड किया, इसको नाम दे दिया C1,
इसमें डिवाइड किया हमने, देखो। तो करने से पहले हाँ एक चीज़ और मैंने देखी कि हमने कुछ टर्म्स कलेक्ट कर ली, 2z और 2z वाली टर्म को संग रखें तो 1 + i ऑलरेडी आ गया। इन दोनों को साथ में रखा तो 1 + i मिला, ये 1 + i, 1 + i नीचे भी था तो कैंसिल हो गया। इन दोनों को कलेक्ट किया, माइनस का z क्यूब कॉमन लेके तो क्या मिला ऊपर 1 - i। तो ऊपर तो 1 - i, नीचे 1 + i ऑलरेडी था, तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो क्या आ गया 1 - i, 1 - i। फिर ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, सिंप्लीफाई किया तो आपको ये स्मॉल f(z) मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप इनको करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ इसमें एनालिटिक फंक्शन पर भी मिले कोई क्वेश्चन तो वैसे मैंने डाला तो नहीं, आई थिंक सारे इसी पर बेस्ड हैं, पर एनालिटिक फंक्शन एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो साथ साथ दे रखे हैं, कुछ के आंसर्स यहाँ मैंने नीचे दे रखे हैं, जैसे 4th का, 5th का, 6th, 7th, इनके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उनके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको इनका आंसर आ पा रहा है या नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हुआ तो, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और पता चले कि मुझे और अच्छी तरह किस तरह आपके लिए वीडियोस बनानी है। सो टेक केयर, राधे राधे।